हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स है क्या? सबसे पहली बात, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग्स मूवमेंट इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। अब ड्रग मैंने किसी को एडमिनिस्टर किया किसी कोई भी रूट से, तो वो बॉडी उसके साथ क्या करेगी? सबसे पहले या तो एब्जॉर्ब कर रही है, मेटाबोलाइज करेगी या एक्सक्रीट करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स जैसे कि मूवमेंट मूवमेंट मतलब काइनेटिक्स की बात हो रही है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स वही लिखा हुआ क्वांटिटेटिव स्टडी, डेट इज कोई भी वैल्यू की बात करें कि इतना कंसंट्रेशन में मैं ड्रग दे रहा हूँ, तो उसके मूवमेंट का इन एंड थ्रू, मतलब थ्रू द बॉडी एब्जॉर्प्शन और बाहर की तरफ एक्सक्रीशन। ठीक है। अब कुछ जैसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, अब कोई भी ड्रग है वो एब्जॉर्ब करेगी तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी। तो सबसे पहले लिपिड बायलेयर या एक्सटेंसिव इंटेंसिव, थोड़ा उसके नॉलेज दिया होगा। लिपिड बायलेयर होता है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रोटीन होते हैं, पोरिन्स होते हैं, जैसे एक्वस पोर्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन कॉज करते हैं। ठीक है। अब क्या क्या रूट्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओरल, रेक्टल, टॉपिकल, आईवी डेट इज इंट्रावेनस, बकल और सबलिंगुअल। अब बेसिकली सारे जो भी हैं वो कंसंट्रेशन में वेरी करते हैं। जैसे कि सारे को जो है, जैसे ओरल हो गया, रेक्टल हो गया, टॉपिकल हो गया, बकल हो गया, सबलिंगुअल हो गया, ये सारे जो है इसको एक क्रॉस मेम्ब्रेन करता है, सेलुलर मेम्ब्रेन को उसको क्रॉस करना पड़ता है। या आईवी जो है आप डायरेक्टली इंट्रावेनसली देते हो। ठीक है। तो इंट्रावेनसली देते हो तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। बाकी सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए सारे को सेलुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगा। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब या तो पैसिव डिफ्यूजन मतलब कि कोई एनर्जी की नीड नहीं है, यहाँ हाई कंसंट्रेशन है और वो लो कंसंट्रेशन में जा रहा था, हाई टू लो जा रहा है, तो इसमें कोई एनर्जी की नीड नहीं है, तो उसको बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। ये स्मॉल होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, स्मॉल मॉलिक्यूल और छोटा मॉलिक्यूल होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब लिपिड लेवल, तो लिपिड बाय लेयर को क्रॉस कर जाता है आराम से और हाई टू लो चला जाता है, तो इसको बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। अच्छा, अब आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आप देख सकते हो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब कि कोई भी जैसे ड्रग है वो लार्ज है, हाइड्रोफिलिक है, जो लिपिड बायलेयर मतलब को क्रॉस नहीं कर सकता, कि लिपिड सॉल्युबल नहीं है, और प्रोटीन कैरियर। अब इसमें क्या होता है बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कि एक कैरियर होता है, जो कैरियर उसको फैसिलिटेट कर देता है। ठीक है। कि जैसे ड्रग उस पर बाइंड करेगा और उसको फैसिलिटेट कर देगा। ठीक है। आगे की बात करें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कुछ जैसे एग्जांपल्स हो, कैरियर प्रोटीन होते हैं, एस एल सी दैट इज सॉल्यूट कैरियर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। गुल्ड दैट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराता है आपका जीआईटी में। और बाकी आता है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन में आप देख सकते हो, मैंने बताया था कि यहाँ पे एक्वापोरिन्स के बारे में। तो एक्वापोरिन्स जो होते हैं उसी के हेल्प से आप देख सकते हो कोई ड्रग्स जो एक्वापोरिन्स के थ्रू जाते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल हुए या लिपिड इंसॉल्युबल होते हैं, वो डायरेक्टली पास आउट कर जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसमें एनर्जी का नीड हो, जिसमें अपहिल जाना हो। अपहिल मतलब जैसे पहाड़ चढ़ रहे हो, तो पहाड़ चढ़ने में क्या एनर्जी लगता है, तो वही चीज़ उसको बोलते हैं अपहिल मूवमेंट। तो अपहिल मूवमेंट मतलब लो टू हाई कंसंट्रेशन में जाने के लिए एटीपी का यूज़ होता है। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में कि ड्रग है, इसका यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होता है और वो हाई में जा रहा है, लो टू हाई मतलब आपका सेल्यूलर में कम है और वो ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा है, तो हाई टू लो। जैसे इसमें लो टू हाई, सॉरी, तो लार्ज है, हाइड्रोफिलिक है, ये सब है। अब इसमें दो टाइप होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी में फ़र्क क्या है? प्राइमरी ट्रांसपोर्ट जो है ओनली वन मॉलिक्यूल इन्फ्लक्स, जैसे कि एक ही मॉलिक्यूल का इन्फ्लक्स जो एटीपी होता है उसी को हाइड्रोलाइज करके एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाता है। और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट जो है उसमें एनर्जी बाय पंपिंग अदर मॉलिक्यूल। जैसे अब जैसे एक ही जैसे कोई एक ड्रग है उसको ही जाने के लिए एनर्जी लग रहा है, तो वो प्राइमरी है। सेकेंडरी में क्या है? जैसे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी के दो टाइप लिखे हुए हैं, सिम्पोर्ट और एक एंटीपोर्ट। तो सिम्पोर्ट क्या होता है? सिम्पोर्ट मतलब कि जब आप दो ड्रग्स एक ही साथ साइमल्टेनियसली एक मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, तो मूवमेंट ऑफ सॉलिड इन सेम डायरेक्शन, इसको बोलते हैं सिम्पोर्ट। एंटीपोर्ट होता है एक का इन्फ्लक्स हो रहा है दूसरे का इफ्लक्स, दैट इज एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो फिर आता है वेसाइकल ट्रांसपोर्ट, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या है? बहुत लार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब साइज में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, इसके लिए अलग अलग हो गया। अब आता है वेसिकुलर। वेसिकुलर में क्या होता है? वेसिकुलर में वेसाइकल फॉर्मेशन होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे विटामिन B12 जो होता है वो बहुत बहुत बड़ा उसका साइज हो गया, लार्ज है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि समझो कि बहुत साइज बड़ा ड्रग है या विटामिन B12 का मैंने कोई टैबलेट दिया,
तो वो क्या करेगा, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कैसे होता है कि यहाँ पे कोई प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, वेसाइकल फॉर्मेशन, वो एंडोसिस करते हैं। एंडोसाइटोसिस के बाद वो एक्सोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है, और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे जो भी ट्रांसपोर्टर्स थे, ये बेसिक्स था, मतलब तुमको फर्स्ट ईयर में भी दिया, पढ़ाए जाते हैं सारी चीज़ें, पर मैं बता दी हूँ। क्या द फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। ऑफ एब्जॉर्प्शन का फैक्टर क्या क्या अफेक्ट कर सकता है? सबसे पहले पीएच। अब पीएच क्या अफेक्ट करता है, ठीक है, जैसे कि मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ, जैसे वीक एसिड है। वीक एसिड का एक एग्जांपल होता है कि आपका एस्पेरिन हो गया, वीक एसिड का एग्जांपल हो गया एस्पेरिन। और अगर मैं वीक एसिड की बात करूँ तो H+ और A- के। अब जैसे कि ये आपका H जो हुआ, ये नॉन आयनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो जो बेसिकली एक कंडीशन होता है कि लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए, तो वो क्रॉस कर जाता है। तो नॉन पोलर कौन सा है इसमें? ये वाला पार्ट नॉन पोलर है, ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट नॉन पोलर है, दिख नहीं रहा होगा ना, हाँ, ये वाला पार्ट नॉन पोलर है और ये वाला पार्ट आयोनाइज्ड है, मतलब ये पोलर पार्ट है, ठीक है। तो नॉन पोलर और पोलर की बात हो रही है। और फिर बाद में क्या हो रहा है कि जैसे कि द नॉन पोलर आर एब्जॉर्ब इजीली, सो द रिएक्शन शुड शिफ्ट टू लेफ्ट। अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मैं क्या कर, अब मेरे को ये वाला ज़्यादा चाहिए तो ही एब्जॉर्प्शन कराएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एब्जॉर्ब आसानी से होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं एनवायरनमेंट, जैसे ही मैं कोई ड्रग दूंगा, किसी को एडमिनिस्टर कर रहा हूँ, तो ड्रग मेरे लिए समझो वीक एसिड है। अब वीक एसिड है तो स्टमक मतलब वीक एसिड है, तो एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए कि वो नॉन आयनाइज्ड हो और ड्रग एब्जॉर्ब हो आसानी से। तो उस तरह से एनवायरनमेंट कौन सा होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक जैसे कि बाय इंक्रीजिंग H+ कंसनट्रेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल होता है उसके हिसाब से, तो ये लेफ्ट में शिफ्ट कर जाता है। बेसिकली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन बढ़ा देते, तो ये कंसंट्रेशन बढ़ गया, ये कम होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट शिफ्ट होने के लिए फिर क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि इसका अमाउंट मतलब एक मेंटेन कर रहे हो, तो ये एसिडिक बनाने के लिए प्रॉक्सिमल डिओडेनम में एब्जॉर्ब होता है एस्पेरिन का, ठीक है। समझ लो, जैसे कि नॉर्मल समझो कि नॉन पोलर जो है HA, बाकी H+ और A-। अब मेरे को HA का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो H+ का कंसंट्रेशन मैं बढ़ा दूंगा, तो HA की तरफ पूरा रिएक्शन चला जाएगा, ठीक है, HA की तरफ पूरा रिएक्शन चला जाएगा। अब HA की तरफ पूरा रिएक्शन चला जाएगा तो वो फिर लेफ्ट में शिफ्ट होगा। मेनली तुमको ये याद रखना है कि वीक एसिड का जो होता है वो डिओडेनम में होता है, प्रॉक्सिमल डिओडेनम में, ठीक है। अब जैसे सेम वही सिनेरियो में देखे तो वीक बेस है। वीक बेस का क्या होता है कि जैसे BH, जैसे OH- वगैरह तुमने पढ़ा होगा, तो ये जो होता है पोलर पार्ट हो गया, नॉन पोलर पार्ट हो गया। मेरे को कहाँ तक पहुँचाना है यहाँ पे, ठीक है। अब बी की तरफ मेरे को रिएक्शन भेजना है, ठीक है। बी की तरफ रिएक्शन भेजने के लिए क्या होगा, ये वाला जो कंपोनेंट है उसको मैं कम करूंगा। अब ये वाला कंपोनेंट जैसे ही कम होगा, ये ओवरऑल कम हो जाएगा। अब ये ओवरऑल कम होने के बाद ये वाला जो होता है इसके तरफ रिएक्शन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेशन ज़्यादा, इसका ब्रेकडाउन ज़्यादा होने लगेगा। तो वही चीज़ लिखा है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट शिफ्ट टू राइट, और ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, डिस्टल इलियम में, ठीक है। तो पीएच का ये याद रखना कि वीक एसिड और एक होता है वीक बेस। वीक एसिड का कहाँ पे होता है, प्रॉक्सिमल डिओडेनम में, और वीक बेस का होता है आपका इलियम वाले पार्ट में। एक और चीज़ होता है जो बोलते हैं आयन ट्रैपिंग। अब आयन ट्रैपिंग का कंसेप्ट मैंने लिखा नहीं, पर आयन ट्रैपिंग क्या होता है कि कभी कभी आपका जो एस्पेरिन मैंने ज़्यादा दे दिया अमाउंट में, तो क्या करेगा वो H+ का सिक्रेशन ज़्यादा कराएगा, एसिडिक मीडियम ज़्यादा करेगा, तो अल्सर कॉज कर सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद अपना नेचर चेंज करता है, वो भी एक कॉज है। फिर एक है सेकेंड है फैक्टर ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो क्या होता है, जैसे एग्जांपल हो गया शॉक में, तो ब्लड फ्लो कम है, एब्जॉर्प्शन कम होगा, सिंपल बात है। जितना ब्लड फ्लो कम होगा उतना एब्जॉर्प्शन कम होगा। आईवी में दे रहे हो तो वो भी देख, इन दिस पेशेंट द ड्रग इज गिवन आईवी रेदर देन अदर। आप ओरल रूट वगैरह दे रहे हो, ब्लड फ्लो कम है तो एब्जॉर्प्शन कम है। डायरेक्टली ब्लड में दे रहे हो तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम आगे का, आगे है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तुमको डायरेक्ट पता है कि एब्जॉर्प्शन रेट सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे आप स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई वगैरह पढ़ते तो सरफेस एरिया बढ़ाते, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ाते। उसी एग्जांपल्स में ऐसे ही मतलब बोला, तो जैसे टोटल सरफेस एरिया है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट टाइम की बात करें, कॉन्टैक्ट टाइम की कितने टाइम तक वो इंटैक्ट रहता है, मतलब कॉन्टैक्ट में कब तक रहता है, ठीक है। तो जैसे कोई ड्रग दिया, अब डायरिया का केस है, डायरिया में क्या होगा
कि जो भी आपका एब्जॉर्प्शन रेट है वो कम हो जाएगा। जो भी मतलब डायरिया में क्या होता है कि पूरा जो भी वाटर है या फिर जो वो सब है, एब्जॉर्प्शन कम होता है फूड का, तो वो डायरेक्टली एक्सक्रीट कर जाता है, ठीक है, फीकल मैटर के थ्रू जो भी है। तो जो ड्रग दोगे वो कॉन्टैक्ट टाइम उसको कम मिलेगा, एकदम फास्टली वो बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, तो लो एब्जॉर्प्शन होता है डायरिया के केस में। वही कॉन्स्टिपेशन के केस में क्या होता है कि जो आपका डिफिकेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब आप डिफिकेट करने का अर्ज होता है पन वो आप नहीं कर पाते, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या है कि ड्रग बहुत सा टाइम के लिए लेता है, तो उसका कॉन्टैक्ट टाइम ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, तो फास्ट होगा। अब लास्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे पी ग्लाइकोप्रोटीन। अब पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, एक मतलब कह सकते हो एक मीडिएटर या फिर रिसेप्टर, नहीं रिसेप्टर नहीं, एक कैरियर की तरह होता है, मतलब एक चैनल। मतलब वो क्या करता है, ड्रग जैसे ही मैंने कोई ड्रग दिया तो पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करेगा, वो एब्जॉर्प्शन रोक के उसको वापस एक्सक्रीट करा देगा, तो उसको बोलते हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन। इसका ये फंक्शन है, पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो एब्जॉर्प्शन को कम कर रहा है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन को कम कर रहा है तो बेसिकली आप पेशेंट्स में देखते हो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट किस वजह से होता है, मल्टी रेसिस्टेंट ड्रग वो क्या करते हैं कि वो पी ग्लाइकोप्रोटीन को, उनमें क्या होता है पी ग्लाइकोप्रोटीन ज़्यादा होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि वो ड्रग का रेसिस्टेंट कॉज करने लगता है, उस वजह से ड्रग रेसिस्टेंट कॉज करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मल्टी रेसिस्टेंट ड्रग, मोर पी ग्लाइकोप्रोटीन कॉजेज ड्रग रेसिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अगली बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आ गया। एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये इम्पॉर्टेंट है, बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या है, जैसे हम दो कंपैरिजन लेते हैं। सबसे पहले ओरल रूट से मैंने एक ड्रग दिया और एक को आईवी से दिया। अब ओरल रूट से ड्रग दे रहा हूँ तो जैसे मैंने 100 mg का दिया ड्रग, और फिर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो उसमें क्या 100 mg में से ब्लड में कुछ 50 के अराउंड दिया है, ठीक है। और वही मैं आईवी दिया तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दे दो पूरा 100 जाता है, तो उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। इट रेफर्स टू द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम अ डोजेज, इट इज मेजर इन फ्रैक्शन। वही चीज़ लिखा हुआ है कि कितने रेट में वो एब्जॉर्ब हो रहा है, कितने एक्सटेंट पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, आईवी जो है पूरी तरह से एडमिनिस्टर हुआ है। जैसे मैंने 100 mg दिया तो पूरा 100 mg वो पहले ब्लड में गया, फिर वो धीरे 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 एक्सक्रीट करके वो नीचे गिर गया, ठीक है। अब वही मैं ओरल रूट में दे रहा हूँ तो ओरल रूट में धीरे धीरे बढ़ेगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ड्रग का मतलब टाइम के साथ वो फिर डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब वही लिखा हुआ है, जैसे कि फ्रैक्शन देख सकते हो। अब देखिए कुछ कुछ क्या होता है कि 50 mg ही जा रहा है ओरल में, जैसे ये ओरल लिखा हूँ ये 50 mg ही जा रहा है, मतलब क्या क्या हो रहा है, कहीं कहीं पे एब्जॉर्प्शन रेट गिर रहा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पूरा फैक्टर के बारे में, तो वो भी मैं बताऊंगा। पर जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि देखो ओरल में क्या हो रहा है, फ्रैक्शन बेसिकली कैसे मेजर हो रहा है, जैसे मैंने ड्रग कितना एडमिनिस्टर किया और कितना एब्जॉर्ब हो रहा है इंटू 100, तो फ्रैक्शन लिखा जाता है। या फिर आप ग्राफ से देखना चाहोगे तो एरिया अंडर कर्व होता है कि एरिया ऑफ ओरल बाय एरिया ऑफ आईवी, ठीक है। जैसे कि एक ग्राफ दिया हुआ है सिंपल, इसमें कुछ है नहीं। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी की जो फैक्टर्स है, क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है बायो अवेलेबिलिटी। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी, सिंपल है। अब पहली बात सॉल्युबिलिटी, अब जैसे कि कोई मैंने ड्रग दिया वो बहुत लार्ज है, हाइड्रोफोबिक है और सॉरी हाइड्रोफिलिक है और पोलर है, तो मुश्किल होगा उसका, लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो मुश्किल होगा एब्जॉर्ब होना। वही अदर दूसरे में वाइस वर्सा में बात करो, स्मॉल है, हाइड्रोफिलिक है, नॉन पोलर है, तो आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा। वही चीज़ लिखा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। अब इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं। इंस्टेबिलिटी जैसे आप पेनिसिलिन जो देते हो वो ओरली नहीं देते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन अगर ओरली दिया तो पैराइटस सेल आपके जो स्टमक में होता है H प्लस का सिक्रीशन कराएंगे, HCl क्या करेगा, पेनिसिलिन जी को डिक्रीज कर देगा, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन रेट गिर गया, मतलब बायो अवेलेबिलिटी कम हो गया। सेम गोज फॉर इंसुलिन। अब जैसे ये देखो, अब ये इंसुलिन है, अब इंसुलिन जो है ओरली मैंने दिया तो प्रोटीएस क्या करेगा, पेंक्रियास से प्रोटीएस का रिलीज होगा। अब प्रोटीएस क्या करेगा, प्रोटीएस ब्रेक कर देगा आपका यही इंसुलिन को, तो ड्रग का फ्रैक्शन कम हो गया, तो बायो अवेलेबिलिटी कम हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जैसे कि अब मैंने कोई भी ड्रग दिया, जैसे कि ड्रग दिया 100 mg का, फिर वो जीआईटी में गया, फिर वो पोर्टल सर्कुलेशन में चला गया, पोर्टल सर्कुलेशन में 90 mg गया, जीआईटी में यहाँ पे 10 mg का लॉस हुआ, ठीक है। अब फिर वो लीवर में गया, लीवर क्या करता है, कुछ कुछ ड्रग को मेटाबोलाइज कर देता है, मतलब इनएक्टिवेट कर देता है, तोड़ देता है, और फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो सोचो 100 mg से 30 mg तक चला गया हो, तो वो क्या कर रहा है,
पूरा कम कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब होता है कि सबसे पहले मैंने कोई ड्रग को ओरली दिया, वो जीआईटी सर्कुलेशन से पोर्टल सर्कुलेशन गया, फिर वो लीवर में गया, लीवर में कुछ ड्रग मेटाबोलाइज हो गया और वो अब यही एक एग्जाम्पल है, कोई भी ड्रग दे रहा हूँ मैं, समझो 100 mg तो 30 mg ही जा रहा है, पर मेरे को ओवरऑल 60 mg तक लेके जाना तो 200 mg, तो मतलब एक उस रेंज में ही तुमको भेजना पड़ता है। ओरली अगर ड्रग दे रहे हो तो एंटीबायोटिक ज़्यादा देना पड़ेगा, ऐसा सब, ठीक है। अब वही चीज़ लिखा हुआ है नोट के, ओरल और रेक्टल जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को करते हैं, बाकी सारे को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का ज़रूरत नहीं, तो मतलब ओरली कोई ड्रग दे रहे तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गई, बाकी सब में नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने पूरा बताया सबसे पहले, मतलब मैंने सिर्फ एब्जॉर्प्शन का बताया, बट वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अभी अगले वीडियो में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊँगा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊँगा और बाकी ये सब का नोट्स डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, और अगले वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन का देखेंगे। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।